बिफोर लास्ट क्लास में हमने आर्रीनियस की आयोनाइजेशन थ्योरी देखी थी। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स के बिहेवियर देखे थे और बताया था ऐसा कि जनरली टू टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो विद्युत अपघट्य की केमिस्ट्री वो ये कि वो आयनिक लवण होते हैं और आयनिक लवण होने की वजह से जब हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, जल में विलय करते हैं, तो वो आसानी से जल में विलय होकर धन और ऋण आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वो 100% आयोनाइज्ड होते हैं और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, उनकी कुछ ही मात्रा आयनों में परिवर्तित होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो बिहेवियर है वो एक नई केमिस्ट्री डेवलप करता है जिसको हम केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, विद्युत अपघटन। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे, वो मैंने ऊपर मार्क किए। एक क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस और एक क्वेश्चन है डिराइव द फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दोनों बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वापस कंटिन्यू हो सकता है इस साल भी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन एक सेल रिएक्शन होती है। जिस तरह से जनरली हम लोग हमारे डेली लाइफ में सेल देखते हैं, एक ड्राई सेल होता है जिसको हम शुष्क सेल बोलते हैं, बैटरी से एक लेड स्टोरेज बैटरी होता है जिसको हम सीसा संचायक सेल बोलते हैं। मतलब वो इन्वर्टर बैटरी है जो हमारे घरों में हम उपयोग में लेते हैं। ये जो सेल होते हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल है और इनका काम होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नेचर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब विद्युत अपघटनी सेल होता है और विद्युत अपघटनी सेल जो है वो इसमें जस्ट विद्युत रासायनिक सेल के अपोजिट होता है कि इसमें हम विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर पाते हैं, केमिकल एनर्जी में, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं। और ये जो क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे। जैसे मैंने बता दिया कि वो पदार्थ जो पानी में जाने के बाद प्लस और माइनस आयन बनाते हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने इस चित्र में बताया कि कुछ प्लस और कुछ माइनस इस विलयन में घूम रहे हैं, मतलब ये कौन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और ये जो सेल का स्ट्रक्चर बना है ये कौन से टाइप का सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। जैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एनोड होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और उस पर कौन सी प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। और जो कैथोड होता है उस पर माइनस चार्ज होता है और उस पर कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन मतलब अपचयन। तो 2 इलेक्ट्रोड से मिलके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना होता है। यदि वो हमसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर पूछता है या उसके सेल रिएक्शन या मैकेनिज्म पूछता है तो हम इस तरह से उसको डिफ़ाइन करते हैं। सेल रिएक्शन में जब भी हम कोई पदार्थ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस सेल रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड को सिलेक्ट किया एज ए इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के रूप में, तो वो सोडियम क्लोराइड सोडियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन बना रहा है। और जो प्लस होते हैं वो उस इलेक्ट्रोड पे जाएंगे जिस पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो कैथोड पे, तो ये प्लस किस पे चला जाएगा, कैथोड पे। और ये जो माइनस है Cl वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एनोड पे। तो Cl हमें एनोड पे दिख रहा है और Cl यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देकर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन को दे के ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकृत हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन है ना। ऑक्सीडेशन क्या प्रोसेस होती है, ऐसी प्रोसेस जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का देना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और अपचयन क्या होता है, अपचयन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, सोडियम के द्वारा। तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, अपचयन। इन दोनों ही प्रोसेस के थ्रू
फाइनली जो क्लोरीन आयन है वो Cl2 मतलब क्लोरीन गैस में परिवर्तित हो रहे हैं, और जो सोडियम आयन है वो किस में परिवर्तित हो रहे हैं, सोडियम में। मतलब जब भी कोई आयन अवस्था में उन पे माइनस या प्लस है, इसका मतलब ये बताता है वो भौतिक रूप से कि वो घुले हुए हैं पानी में। पर यदि मैंने यहाँ Cl2 लिख दिया, इसका मतलब वो Cl2 अब घुला हुआ नहीं है, वो किस में परिवर्तित हो गया है, वो अपनी वास्तविक अवस्था में, मतलब क्लोरीन की वास्तविक अवस्था गैस होती है, वो किस में परिवर्तित हो गया है, गैस में। वैसे सोडियम जो है उसकी वास्तविक अवस्था सॉलिड होती है, ये एस लिखा हुआ है मैंने, ये एस किसको बता रहा है यहाँ पे, सॉलिड को, और ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस सेल रिएक्शन के बाद हमने जो सोडियम क्लोराइड था उसको दो भागों में तोड़ दिया, एक क्लोरीन में और दूसरा सोडियम में। ये प्रोसेस कब पॉसिबल हो रही है, जब हम विद्युत ऊर्जा को किसी विद्युत अपघटनी सेल में डाल रहे हैं। मतलब विद्युत अपघटनी सेल एक ऐसा सेल है जिसमें सेल का जो एनोड होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज मतलब पॉजिटिव होता है, और वो सेल के हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे होगा, है ना। ये राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड। उस पर कौन सी प्रोसेस होगी, हमेशा ऑक्सीडेशन, और उस पर चार्ज कौन सा होगा, प्लस। मतलब ये एक सिद्धांत है, लूप सिद्धांत के आधार पर हम ये मालूम करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी इलेक्ट्रोड है उसको हम एनोड बोलते हैं, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो इसका अपोजिट जो राइट हैंड साइड में, उस पर रिडक्शन प्रोसेस होगी, उसके इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलेंगे, और उस पर चार्ज कौन सा होगा, माइनस। तो हमें पूरे सेल का स्ट्रक्चर और सेल पे होने वाली रिएक्शंस इजीली हमें समझ में आ जाती हैं यदि हम लूप वर्ड को याद रखते हैं। लूप से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ओवरऑल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस प्रकार की संरचना रखता है, जिसको मैंने थियोरेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और जो बुक्स हैं रेफरेंस उसमें आपको अपने आप ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। जो भी विद्युत अपघटनी क्रियाएँ होती हैं वो किन जगह पे काम आती हैं, तो मेनली विद्युत अपघटनी क्रियाओं के द्वारा हम विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक अलग चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी लास्ट ईयर आया हुआ है, जिसको हम कल या और आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। उस क्रिया में हम किसी एक मेटल की सरफेस पे दूसरे मेटल को की लेयरिंग करते हैं, उसके ऊपर आवरण चलाते हैं एक धातु पे दूसरी धातु को, तो उसको हम किससे बोलते हैं, विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का एक बड़ा यूज़ होता है। पर अभी हमें इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमें देखना है वो फेराडे लॉज देखना है। एग्जैक्टली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल या इसी से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन बनता है। तो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो लॉ ऑफ फेराडे हमने यहाँ पे जो डिफ़ाइन किया हुआ है वो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। और फर्स्ट लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और बहुत ही समझने का टॉपिक है। बहुत ध्यान से देखते हैं तो हम इसको बहुत इजीली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो मैंने लिखे हैं वो हम सोल्व कर पाते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है या फेराडे के जो नियम है, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, हमें जो एप्लीकेशन है, हमें जो पढ़ना है वो फर्स्ट लॉ ही पढ़ना है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही देखनी है। और जो विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है वो सेकंड लॉ को इंडिकेट करती है। जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखेंगे तो हम सेकंड लॉ भी डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली जो फेराडे लॉ है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस। मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होगा कि पदार्थ की मात्रा और आप कितनी मात्रा विद्युत अपघटनी सेल में प्रवाहित कर रहे हो। तो बहुत ही एक अच्छा रिलेशन मिलता है कि हम करंट और मास के बीच में क्या बना पाते हैं, रिलेशन। एग्जैक्टली देखा जाए तो करंट का लेना देना इलेक्ट्रिकल साइंस से है, मतलब फिजिक्स का पार्ट होता है, पर हम केमिस्ट्री के थ्रू ये मालूम कर लेते हैं कि आखिर कितना करंट किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में गया है तो कितना पदार्थ इलेक्ट्रोड पे जमा हुआ। मतलब इलेक्ट्रोड पे सबमिट हुए कंपोनेंट की क्वांटिटी को हम ट्रांसफ़र करंट के थ्रू या फिर ट्रांसफ़र करंट के थ्रू हम इलेक्ट्रोड पे सबमिट कंपोनेंट की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। इसी से रिलेटेड हमने कौन से लॉ को लिखा हुआ है, फेराडे लॉ। फेराडे लॉ W प्रोपोर्शनल Q के रिलेशन को शो करता है। यहाँ पे जो W है वो क्वांटिटी है जो किसी इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज होती है, और जो Q है
आई और टी के इक्वल होता है। यहाँ पे आई करंट को इंडिकेट करता है जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, और जो टी है वो टाइम को शो करता है जिसकी यूनिट सेकंड होती है। तो W प्रोपोर्शनल हो जाता है आई टी के, और W इक्वल टू जेड आई टी प्रोपोर्शनल लगता है। तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के फॉर्म में हमने किसको लगाया हुआ है यहाँ पे, जेड को। जेड यहाँ पे किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है, जब मैं 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड तक किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो जब एम्पियर करंट भी 1 है और टाइम भी 1 सेकंड है, तो दोनों वैल्यू 1 है, तो जेड किसके इक्वल हो जाता है, W के। मतलब जेड कुछ नहीं होता है, जेड वो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रोड पे सबमिट हुई है जब हम एक कांस्टेंट करंट को कांस्टेंट टाइम तक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब हमें यहाँ पे सीधी सी बात है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन देखना है, W और किसके बीच में, Q। W केमिस्ट्री है और Q फिजिक्स है। मतलब Q चार्ज है और W क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी को समझना है तो हमें एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ता है जिसे हम मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि केमिस्ट्री की जो यूनिट होती है वो मोल होती है, और किसी भी कंपोनेंट, किसी भी मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस का जो 1 मोल होता है उसके अंदर एक फ़िक्स नंबर होते हैं, है ना। जैसे 1 दर्जन के अंदर 12 संख्या होती है, वो किसी भी चीज़ की 1 दर्जन लोगे तो उसमें संख्या कितनी गिनी आती है, 12। वैसे केमिकली हम कुछ भी चीज़ लेते हैं और हम 1 मोल लेते हैं तो उसमें कितनी संख्या आती है, 6.023 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल है। और हम यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। तो मुझे ये मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है 1 इलेक्ट्रॉन पे। और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को शो करेगा, और वही चार्ज की यूनिट बनती है जिसको हम किससे शो करते हैं, F से। F यहाँ पे किसको शो कर रहा है, फेराडे को। और 1 फेराडे इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 96500 कूलाम के। मतलब 1 फेराडे के अंदर कितना कूलाम्बिक चार्ज होता है, 96500, जो हमें कहाँ से मिल रहा है, हमें 2 चीज़ों से मिल रहा है, एक एवोगैड्रो नंबर और एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। मतलब इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश और एवोगैड्रो संख्या, दोनों के स्थिर मान मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जिससे हम 1 फेराडे के अंदर कूलाम्बिक चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब ये है अब कि यदि 1 फेराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन यदि चल रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 नहीं है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। यदि इतने इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो वो कितना चार्ज लेके घूम रहे हैं, 96500 कूलाम। या उसी को हम दूसरी यूनिट में किससे शो करते हैं, 1 फेराडे से। आप 1 फेराडे बोल रहे हो, वो किसके इक्वल है, 96500 कूलाम। यही सबसे समझने का है, और इसी के बेसिस पे हम आगे की केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर रहे हैं। जैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन तुम्हें दे दी, यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम लिया है Al, और उस पर कितना चार्ज है, 3+। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में। हमसे एग्ज़ाम में पूछते हैं कि एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम बनाना है तो इसमें कितना कूलाम्बिक चार्ज लगेगा या कितना फेराडे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, जितना चार्ज दिख रहा है इसमें यहाँ पे 3+ है, मतलब 3 एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है तो हमें कितने चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, 3 इंटू 96500 की। वैसे ही हमने और भी न्यूमेरिक लिखे हैं इसमें जिसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे इसमें Cu2+ को Cu में कन्वर्ट करना है तो ये 2+ है, मतलब इसको कितना कूलाम्बिक चार्ज चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इससे किस में कन्वर्ट होता है, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कॉपर में। तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 2 फेराडे मतलब 2 इंटू 96500 कूलाम्बिक चार्ज लगेगा। ये जो है मोल रिलेशन है ना, जो यहाँ पे कॉपर इकट्ठा हो रहा है, कितना कॉपर इकट्ठा हो रहा है, तो 1 मोल। और 1 मोल जो कॉपर होता है वो इस चीज़ को शो करता है कि इस कॉपर का कितना वेट है ना। यदि कॉपर का एटॉमिक वेट 60 है तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 60 ग्राम हमें कॉपर तब मिल जाएगा जब हमें कितना चार्ज डालना पड़ेगा उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, 2 इंटू 96500। तो ये ग्राम और चार्ज रिलेशन को हमें डिफ़ाइन करने के लिए मैंने एक और प्रॉब्लम लिखी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमने ग्राम और चार्ज के बीच में रिलेशन क्रिएट किया है। चार्ज मतलब कूलाम है और ग्राम मतलब ग्राम है। जैसे हाउ मेनी कूलाम विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। अब ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और एप्लीकेशन है जिससे हम बहुत फाइनली फेराडे लॉ के एक्चुअल प्रिंसिपल को सीख पाते हैं कि आखिर फेराडे लॉ बना क्या हुआ। कैल्शियम क्लोराइड 2 चीज़ों में टूटता है, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन में।
तो कैल्शियम आयन के पास कितने पॉजिटिव में 2+, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए कैल्शियम में कन्वर्ट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फिर वही बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फेराडे चाहिए 2 फेराडे। 2 फेराडे मतलब क्या है 2 × 96500 कूलाम। और यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिख दिया 40 ग्राम। 40 ग्राम कैसे है, तो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है 40। वो तुम्हें देगा क्वेश्चन में कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या है। हर एलिमेंट का अपना एक एटॉमिक वेट है। जैसे मैंने कॉपर बोला तो कॉपर का एटॉमिक वेट क्या है 60, ये फिक्स है। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आपको ये एटॉमिक वेट मिल जाएंगे। वैसे ही पीछे आपने एल्यूमिनियम देखा था तो इसका भी एटॉमिक वेट फिक्स है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 27। तो यहाँ पे 27 ग्राम मिल जाएगा। कब मिल जाएगा 27 ग्राम, जब मुझे 3 × 96500 कूलाम्बिक चार्ज ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 40 ग्राम कैल्शियम कब मिल जाता है, जब मैं कितना फेराडे डालता हूँ 2 फेराडे। 2 फेराडे मतलब कितना कूलाम डाल रहा हूँ 2 × 96500 कूलाम। हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे ये पूछ रहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम को इलेक्ट्रोड पे प्राप्त करने के लिए कितना कूलाम्बिक चार्ज लगेगा। तो हमें ये तो पहले से ही मालूम है कि 40 ग्राम प्राप्त करने के लिए कितना चार्ज लग रहा है 2 फेराडे। इसका मतलब 20 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 40 के लिए जब 2 है तो 20 के लिए कितना लगेगा, तो 2 × 96500 डिवाइड बाय 40। तो ये लिख दिया हमने, देखो 2 × 96500 × 20 डिवाइड बाय 40 मतलब कितना चार्ज लगेगा मुझे 96500 कूलाम। जब मैं इतना चार्ज ट्रांसफ़र करूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो मुझे कितना ग्राम कैल्शियम मिल जाएगा 20 ग्राम कैल्शियम। वो किसी से भी रिलेटेड कुछ भी पूछता है, मान लो उसने हमसे यहाँ पे यहीं पे पूछ लिया होता कि 15 ग्राम कैल्शियम कैसे मिलेगा, ये पूछता कितना चार्ज लगेगा 15 ग्राम के लिए। तो हमें ये तो पहले से ही मालूम है कि 40 ग्राम के लिए कितना लग रहा है 2 × 96500। जब 40 ग्राम के लिए 2 × 96500 लग रहा है तो ये तो हमें फेराडे ने सिखा ही दिया है। तो 15 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तो 15 × 2 × 96500 डिवाइड बाय 40। यदि हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमें कितने ग्राम के लिए भी कूलाम्बिक चार्ज मिल जाएगा 15 ग्राम के लिए। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप जो रेफरेंस बुक में दी हुई है वो करेंगे तो आपसे मुझे लगता है इजीली हो जाएगी। ये सीधे सी 2 चीज़ों पे टिका हुआ है और बहुत सिंपल है ना, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। मैं फिर बता दूं एक बार कि यहाँ पे जो रिलेशन पूरा चल रहा है वो इस इक्वेशन का चल रहा है जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि 1 फेराडे के अंदर कितना चार्ज होता है 96500 और 1 इलेक्ट्रॉन में 96500 चार्ज घूम रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन में। अब कितने मोल इलेक्ट्रॉन है ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है। जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमें 3, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 96500। और अब इसका 3 × 96500 का ग्राम से क्या रिलेशन है, तो इस एल्यूमिनियम का वेट कितना है ना। तो एल्यूमिनियम का वेट हमें दिया जाएगा कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना है 27 ग्राम। तो अब इसके 27 का रिलेशन किससे 3 × 96500। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है और उसने हमसे पूछा कि मान लो 5 ग्राम एल्यूमिनियम हमें प्राप्त करना है 5 ग्राम, तो हमें मालूम है कि 3 × 96500 से तो कितना ग्राम मिलता है हमें 27 ग्राम। तो 5 ग्राम कितने से मिलेगा, तो जब 27 ग्राम हमें मिल रहा है 3 × 96500 से तो 5 ग्राम किससे मिलेगा, तो इस 3 में किसका इंटू कर देंगे हम 5 का और इस 27 का हम क्या कर देंगे उसमें डिवाइड लगा देंगे। तो हमें वो क्वांटिटी वो चार्ज मिल जाएगा जो हमें कितने ग्राम कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए चाहिए, कितने ग्राम एल्यूमिनियम को प्राप्त करने के लिए चाहिए 5 ग्राम को। मतलब 2 चीज़ें हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं इसमें। एक चीज़ तो ये कि हम इस एल्यूमिनियम के वेट को कैसे मालूम करें, तो ये दिया जाता है ना एग्ज़ाम में। जब एल्यूमिनियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो तुम्हें लिख के देगा कि एल्यूमिनियम का वेट कितना है 27, मतलब ये तुम्हें एक ग्राम क्वांटिटी दी है जो कितना है 27। और ये चार्ज तो तुमने फेराडे के नियम से आइडेंटिफाई किया कि 27 ग्राम के लिए कितना चाहिए 3 × 96500। तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास कि 3 × फेराडे के साथ हमें कितना ग्राम मिल रहा है 27 ग्राम। अब वो कुछ भी पूछे आपसे, वो बोलता है कि हमें 20 ग्राम प्राप्त हो गया है तो कितना चार्ज लगेगा, तो 20 ग्राम के लिए तो 20 × 3 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 27। और यदि वो आपसे उल्टा पूछता है कि 5 फेराडे डाल दूंगा मैं तो कितना ग्राम मिलेगा, तो 5 × 27 डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप 3f। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप इस इक्वेशन को इजीली सोल्व कर लोगे और फेराडे लो और फेराडे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आसानी से आप क्या कर पाओगे इस लेक्चर के बाद सोल्व कर पाओ। अब हम नेक्स्ट क्लास में फेराडे सेकंड लॉ और उससे रिलेटेड